जी के गोष्ठी। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कोई बड़ा साम्राज्य टूटता है तो सब खत्म हो जाता है ना? लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये एक नई सुबह थी। ये सिर्फ एक अंत की कहानी नहीं है, बल्कि कई नई शुरुआतों का दौर था, नए राज्यों का, महत्वाकांक्षी शासकों का और एक बदलते हुए समाज का। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे। फिर देखेंगे कि उसके बाद का राजनीतिक माहौल कैसा था, कौन से नए राज्य और राजा सामने आए, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज में क्या-क्या बदलाव आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस एक बड़ी घटना से जिसने सच कहूं तो पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। वो था शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का पतन। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य ना किसी एक वजह से नहीं गिरता, कई सारी चीजें एक साथ होती हैं। गुप्तों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। सोचिए, एक तरफ तो मध्य एशिया से हूणों के हमले हो रहे थे लगातार, जिससे सेना थक रही थी, और अंदर ही अंदर जो बड़े बड़े सामंत और गवर्नर थे वो मौके का फायदा उठाकर आजाद होने लगे थे। समंदर के रास्ते होने वाला मुनाफे का व्यापार भी घट गया और अधिकारियों को जमीनें देने की वजह से शाही खजाना भी खाली होता जा रहा था। और जैसे ही गुप्तों की केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली पड़ी, भारत का पॉलिटिकल मैप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल गया। अब वो एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि उसकी जगह ले ली थी कई छोटे बड़े राज्यों ने। तो एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर की जगह अब भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिख रहा था। छोटे छोटे राज्यों का एक पूरा जाल, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था, हर कोई अपना दबदबा कायम करना चाहता था। ये सचमुच एक राजनीतिक बिखराव का दौर था। तो उत्तर भारत में ये जो पावर वैक्यूम बना, इसे भरने के लिए कई नए खिलाड़ी मैदान में आ गए, जैसे थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। और हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी था कि अब पावर का सेंटर पुराने शानदार शहर पाटलिपुत्र से शिफ्ट होकर कन्नौज की तरफ जा रहा था। और कन्नौज आने वाले वक्त का एक बहुत ही अहम शहर बनने वाला था। ठीक है, तो हमने पॉलिटिकल लैंडस्केप तो समझ लिया। अब जरा उन लोगों पर फोकस करते हैं, उन पावरफुल राजाओं पर जिन्होंने इस नए दौर को अपनी पहचान दी। और जब हम इस दौर की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश का ये शासक। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा और अपनी काबिलियत के दम पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जो उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। ये उनका एक बहुत ही कह सकते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मूव था। अपनी बहन के राज्य को अपने साथ मिलाना और फिर राजधानी को थानेसर से कन्नौज ले जाना। इससे न सिर्फ उनकी ताकत बढ़ी, बल्कि कन्नौज देखते ही देखते नॉर्थ इंडिया का नया पावर सेंटर बन गया। इस दौर की एक सबसे दिलचस्प कहानी है दो महाशक्तियों के टकराव की। एक तरफ थे हर्षवर्धन, जिन्हें सकलोतरा पथनाथ यानी पूरे उत्तर के स्वामी का टाइटल मिला हुआ था। वो दक्कन की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे उनका सामना हुआ दक्षिणापथेश्वर यानी दक्षिण के स्वामी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से। और इस जबरदस्त लड़ाई में हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा, और यहीं से नर्मदा नदी दोनों साम्राज्यों के बीच की बाउंड्री बन गई। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ हर्षवर्धन और पुलकेशिन की नहीं है। पावर के और भी सेंटर्स थे, जैसे उत्तर में कश्मीर। वहां करकोटक वंश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ एक जबरदस्त ताकत बनकर उभरे। उनका विशाल साम्राज्य इस बात का सबूत है कि अब पावर किसी एक जगह पर नहीं थी, बल्कि भारत के अलग अलग कोनों में पनप रही थी। तो ये तो हुई राजनीति की बात। चलिए अब ये देखते हैं कि इन सब पॉलिटिकल बदलावों का इकोनॉमी पर यानी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। देखिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और उस जमाने में रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स था जमीन। एक टैक्स था जिसका नाम था भाग। इसका मतलब था कि किसानों को अपनी फसल का छठा हिस्सा राजा को देना पड़ता था, और यही वो बुनियाद थी जिस पर पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था चलती थी। इस दौर में इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जिसे हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कहते हैं। अब हो क्या रहा था कि राजा अपने बड़े बड़े अधिकारियों को कैश सैलरी देने की बजाय जमीनें देने लगे थे। इसका नतीजा क्या हुआ? ये अधिकारी अपने अपने इलाकों में छोटे मोटे राजा बन बैठे। उनकी ताकत बढ़ गई, और जो सेंटर में असली राजा था उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती चली गई।
तो जब बाहर से होने वाला ट्रेड कम हो गया और बाजार में सिक्कों की भी कमी होने लगी तो जाहिर है इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। अब फोकस बड़े शहरों से हटकर आत्मनिर्भर गांव पर आ गया। मतलब गांव अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद ही उगाने लगे, खुद ही बनाने लगे। एक तरह से एक ज्यादा लोकल सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी उभर कर सामने आई। इकोनॉमी के बाद अब बात करते हैं समाज की। उस दौर में सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, जाति व्यवस्था में क्या बदलाव आए और महिलाओं की स्थिति कैसी थी? वर्ण व्यवस्था तो पहले की तरह ही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ दिलचस्प बदलाव आ रहे थे। ब्राह्मणों को क्योंकि जमीनें मिल रही थी तो उनका रुतबा और बढ़ गया। क्षत्रिय तो रूलिंग क्लास थे ही, लेकिन व्यापार में गिरावट की वजह से वैश्यों की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। और सबसे बड़ा बदलाव आया शूद्रों की स्थिति में। क्योंकि वो अब बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी से जुड़ गए थे तो उनकी सामाजिक स्थिति में पहले से सुधार हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि ये दौर महिलाओं की स्थिति के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनकी आज़ादी पर कई तरह की पाबंदियां लग गईं, जैसे विधवाओं के दोबारा शादी करने पर रोक लग गई, खासकर ऊंची जातियों में। स्वयंवर यानी अपना पति खुद चुनने की प्रथा लगभग खत्म हो गई। और दहेज प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में और ज्यादा फैलने लगी थीं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी के बाद आखिर में बात करते हैं इस दौर के कल्चर, धर्म और आर्ट की। देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है खुद हर्षवर्धन। वो शुरू में तो शिव के उपासक थे, मतलब शैव थे, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म के, खासकर महायान बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक बन गए। उन्होंने कन्नौज और प्रयाग में बड़ी बड़ी धर्म सभाएं करवाईं ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। ये दौर साहित्य के लिए भी एक गोल्डन पीरियड था, जिसे राजाओं का पूरा सपोर्ट मिला। कमाल की बात तो ये है कि खुद राजा हर्षवर्धन एक शानदार नाटककार थे। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने तो हर्षचरित जैसा ग्रंथ लिख डाला। और उस समय की सबसे अहम जानकारी, एक आंखों देखा हाल, हमें मिलता है चीनी यात्री हुएन सांग के लेखों से। तो एक बात तो साफ है, भले ही देश राजनीतिक तौर पर बटा हुआ था, लेकिन कल्चर और धर्म के मामले में ये एक बहुत ही वाइब्रेंट दौर था। भक्ति आंदोलन की जड़ें इसी समय में और मजबूत हुईं और जो बड़े बड़े मंदिर बनाने की कला थी वो अपने पीक पर पहुंच गई, जो उस युग की गहरी धार्मिक आस्था को आज भी दिखाती है। तो कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं? एक साम्राज्य की राख से कई नए राज्यों का जन्म हुआ। ये जो बिखराव का दौर था, जो क्षेत्रवाद का दौर था, इसी ने आगे चलकर मध्यकालीन भारत के उस जटिल ताने बाने को बुना। तो ये सवाल सोचने लायक है कि कैसे कभी-कभी टूटना भी एक नई शुरुआत की वजह बन जाता है। जीके गोष्ठी, एस्पिरेंट्स की पहली पसंद।